हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का सैंपल पेपर यूनिट टेस्ट का जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं जुलाई में, उसके सैंपल पेपर को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और 1 घंटे इसका समय होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम साथ साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में हमें इनको कन्वर्ट करना है। टाइम दिया गया है यहाँ पर, देखो 293। देखो टेम्परेचर कितना आपको पता होना चाहिए कि 273 से हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बस ये फॉर्मूला समझ लीजिए। जब हमें सेल्सियस में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। केल्विन को जब हम क्या करते हैं, सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 में से माइनस कर देना होता है। तो देखो क्या कहा गया है, 293। तो 293 केल्विन है, इसको हमने क्या किया, 273 से माइनस कर दिया इसके अंदर। जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 19.85। उसके बाद 470 है। इसको हमें क्या करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो अगर कई बार क्या होता है, सिर्फ 273 से भी आप माइनस कर सकते हैं 0.15 से, दोनों लगा के एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाता है। तो इसे माइनस करेंगे तो 196.85 हमारा सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हम इकट्ठे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ऑर्गेनेल्स बताइए जो जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 2 हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इनके पार्टिकल के बीच में जितना अट्रैक्शन है उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन होगा, ऑक्सीजन के अंदर, फिर ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर के अंदर, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, शुगर के अंदर। तो आपको देखो यहाँ पे सबसे कम किसके अंदर है, ऑक्सीजन गैस के अंदर सबसे कम होगा, फिर लिक्विड में होता है और उसके बाद ठोस जैसे कि शुगर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल्स मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। क्या कहा जा रहा है कि लिपिड और प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक नंबर में बताएंगे कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट देखो क्या, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस के पैमाने पर बदलिए। 293 में हमें क्या करना है, बस 273.15 को माइनस कर देना है तो 19.85 आ जाएगा। और 470 को हम केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है तो 273.15 में से माइनस कर देंगे तो 196.85 सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। उन 2 अंगों के नाम बताइए जिनका अध्ययन हमने किया है, जिनका अपना स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऑर्गेनेल्स, देखो यहाँ पे आपको अंगों का यहाँ पर मतलब है कि अंगकों का, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स है ना, अंगकों का। तो अंगकों कौन कौन से होंगे, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके पास खुद का क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों में व्यवस्थित कीजिए। कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में जो जितना ठोस होगा वो उतना क्या होगा, उनके अंदर आकर्षण बल ज्यादा होगा, तभी तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन में सबसे कम होगा आकर्षण बल, फिर पानी में होगा और उसके बाद में चीनी में होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका झिल्ली बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ पर संश्लेषित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अंतःपर्दय जालिका, हिंदी में अंतःपर्दय जालिका भी इसको कह सकते हैं। आप गति और वेग के बीच में किस तरह से अंतर करेंगे। गति एक अदिश राशि है जबकि वेग एक क्या है, सदिश राशि है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हम यहाँ पर देखेंगे आप कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 और 7 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। हम बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है। आपको एक बर्फ से भरा हुआ गिलास है, इस तरह से आपने रखा है, तो बाहर आपको यहाँ पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है, संघनन के कारण। तो फर्स्ट इसका 1 नंबर तो आपको इसी के कारण मिल जाएगा जब आप संघनन लिख देंगे। संघनन के कारण ठंडे पदार्थ वाले कंटेनर की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें बनती है। कंटेनर का तापमान आसपास की हवा में मौजूद जल वाष्प को ठंडा करके उसे पर्याप्त ठंडा करने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है, इसीलिए वह गैसीय से तरल अवस्था में आता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे सब जगह नमी होती है
अगर एक वातावरण में क्या है हमारे नमी होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है, ठंडा है। अब ये संघनन की प्रोसेस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्सट्रीम ठंडा है, तो जिस इसके आसपास की जो हवा के अंदर जो नमी है ना, वो पानी की बूंदों में, मतलब गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो गिलास की दीवार है उस पर पानी की बूंदें नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2 मार्क्स का है। अगर कोई गोल्जी उपकरण न हो, अगर कोशिका के अंदर गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। गोल्जी उपकरण की अनुपस्थिति से लाइसोसोम उत्पन्न नहीं होंगे। तो गोल्जी जो उपकरण है या गोल्जी उपकरण है वो क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाते हैं, तो लाइसोसोम उत्पन्न नहीं होंगे। मृत व क्षतिग्रस्त अणुओं और अंगों का निर्माण के परिणामस्वरूप कोशिका अंततः मर जाएगी। अब जब लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करती है, जितना भी अनडाइजेस्टेड है, जितना भी बेकार फूड है ना सेल के अंदर, जितना भी बेकार मटेरियल रखा है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। और कई बार क्या होती है, अगर लाइसोसोम खुद फट जाएगी तो पूरी सेल को भी खा जाती है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो जो क्षतिग्रस्त या मृत अणुओं या अंगों का जो भी कोशिका के अंदर बन रहे हैं उनको क्या होगा, कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा, जिससे कि कोशिका मर जाएगी। यदि गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो सामग्री को पैकिंग या परिवहन नहीं किया जाएगा। और गोल्जी उपकरण का काम क्या है, पैकेजिंग का काम है। जो भी सामान बन रहा है उसको पैक करने का काम भी किसका है, गोल्जी उपकरण का है। तो ना तो वो पैक होगा ना ही उसका परिवहन होगा। कोशिका के स्रावी कार्य भी बंद हो जाएंगे। स्रावी कार्य, एक से जगह दूसरी जगह जाने का जो काम है, मटेरियल है, वो सब बंद हो जाएगा। ये हो जाएंगे इनके आंसर। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। वाई डू यू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वाटर droplet from the outer surface of the container containing a cold substance due to the condensation. The temperature of the container is cold enough to cool down the water vapor in the surrounding air, so it turn to the gaseous to liquid state. जो क्या करता है, जिसकी वजह से गैसियस स्टेट किस में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? Lysosome would not be generated in the absence of the Golgi apparatus, and cell would eventually die as a result of buildup of dead and damaged molecule and organelles. जो भी dead material अगर सेल के अंदर रहेगा तो फाइनली क्या होगी, सेल भी डाई हो जाएगी। एंड सेकंड क्या है, मटेरियल would no longer be packaging and transported in Golgi apparatus were absent. अगर Golgi apparatus absent होंगे तो जो पैकेजिंग का काम है और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो बंद हो जाएगा। द सेल सिक्रेटरी फंक्शन वुड बी ऑल्सो स्टॉप। जो सिक्रेट करना होता है सेल को वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क्स का है। रेलवे स्टेशन से शुरू होकर एक समान त्वरण से चलने वाली एक ट्रेन 10 मिनट में 40 किमी प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। तो देखो चूंकि ट्रेन विरामावस्था में है तो शुरू में क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, यू शून्य हो जाएगा। ट्रेन का अंतिम वेग वी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्योंकि किलोमीटर पर आ रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, इसका किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। घंटा जो है 60 to 60 होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 11.11 मीटर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। अब समय कितना दिया गया है, 10 मिनट। तो 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हम जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v - u डिवाइडेड बाय t। तो v की वैल्यू क्या है, 11 u यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में t यहाँ पर क्या है, 600। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.018 सेकेंड स्क्वेयर, मीटर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जब हम हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालते हैं तो वह मतलब ये पूछा जा रहा है कि वह वाष्पित हो जाता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि जब हम हथेली पर थोड़ा एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। क्वेश्चन की जगह सीधा आंसर ही आ गया। तो जब हम हथेली पर थोड़ा एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालते हैं तो पहले वो वाष्पित होता है। वाष्पीकरण के दौरान तरल के कण ऊर्जा के नुकसान की भरपाई के लिए हथेली की सतह से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। देखो जैसे ही एसीटोन हमारी हथेली पर आता है तो वो क्या करता है, आसपास की क्या करता है, हीट को अब्जॉर्व करता है। तो हीट हमारी हथेली के अंदर जितनी हीट है उसको भी क्या करता है, अब्जॉर्व करता है, जिससे कि आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन। इसीलिए जब हम हथेली पर एसीटोन पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हथेली हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के सारे हैं।
हम कप की अपेक्षा तश्तरी में गर्म चाय या दूध जल्दी क्यों पी पाते हैं? एक कप में चाय हो या एक तश्तरी बड़ी कटोरी में चाय हो तो वो जल्दी क्यों पी जाते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब हम तश्तरी या में चाय या दूध जल्दी पी पाते हैं क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल कप से बड़ा होता है। कप क्या होगा? इतना कप होगा, जबकि कटोरी क्या होगी? इतनी होगी। तो उसका सतही क्षेत्रफल, जो इस सतह का क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा होगा। बड़े सतही क्षेत्रफल से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? एक तो देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा, यहाँ पे एक साथ में इतना जल क्या हो रहा है? वाष्पीकृत हो रहा है, जिसके कारण चाय या दूध जो है जल्दी से ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मी में इतना तो पता ही है कि सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह से सोख लेते हैं। चूंकि गर्मियों में हमें पसीना आता है, इसलिए सूती कपड़े जो है हमारे शरीर से पसीने को सोख लेते हैं और पसीने को वातावरण में छोड़ देते हैं। अब हमारे शरीर से किसने सोख लिया पसीने को? कपड़ों ने। अब कपड़े क्या करेंगे? इसको वाष्पीकृत कर देंगे, मतलब यहाँ से कपड़ा जल्दी सूख भी जाएगा, जिससे कि क्या होगा? हमारा शरीर का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा और उनका वाष्पीकरण तेजी से होगा, जिससे कि क्या होगा? इतना वो चिपचिपापन हमको नहीं लगेगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड द एक्सीलरेशन। 3 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल है। देखो क्या कहा गया है। सिंस द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्ट कहाँ से हुई थी? रुकी हुई थी, उसके बाद ही चली थी ना, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे वी कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर और आर को हम क्या करेंगे? मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 40 को 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो आर है 60 को 60 से कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। उसको जब लिखेंगे तो आ जाएगा 11.11 मीटर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टाइम यहाँ पे कितना है? 10 मिनट। तो मिनट को हमने फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हमें मेन फॉर्मूला यूज करना है, जो कि क्या है? एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो v कितना था? यहाँ पे हमें दिया गया 11.11 और u क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था तो हम नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 600। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0186 मीटर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। Why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम in it? हम जब परफ्यूम और एसीटोन डालते हैं तो हमारी जो पाम है वो ठंडी क्यों हो जाती है? When we put some acetone, पेट्रोल, परफ्यूम और on palm, it evaporate. During evaporation, particles of liquid absorb energy from the surface of palm and the compensate for the loss of energy, making the surrounding cool. Hence, our palm feels cold when we put some acetone, petrol and perfume on it. Next question देखते हैं क्या कहा गया है। Why are we able to sip hot tea and milk faster from a saucer rather than a cup? We are able to sip tea milk faster from the saucer because it has larger surface area than the cup. In larger surface area rate, the evaporation is faster due to the which tea or milk cool rapidly. Question 3 देखते हैं क्या कहा गया है। What type of the clothes should we wear in summer? कैसे पहनने चाहिए समर में कपड़े? We should wear cotton clothes and light colored clothes in summer. Cotton is a good absorber of water. Since we sweat a lot in summer, cotton cloth absorbs sweat from our body and expose the sweat in the atmosphere, making it evaporate fast. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 5 मार्क्स का है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्या कहा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है, आप पादप जंतु कोशिका, पादप कोशिका और पशु कोशिका या एनिमल प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे अलग करेंगे? ये 3 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स का है। तो देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आप आंसर समझ लीजिए, इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम, आंसर समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका वास्तव में नाभिक अनुपस्थित होता है, मतलब कि न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक। नाभिक की जगह आप केंद्रक लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक तथा केंद्रक, ये देखो ये सेल है, ये देखो ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक झिल्ली भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम, जिसमें भी झिल्ली मिलती है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब किस में मिलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी, जब क्योंकि न्यूक्लियस ही झिल्लीबद्ध नहीं मिल रहा है तो कोई भी झिल्लीबद्ध यहाँ पे ऑर्गेनेल्स आपको या अंगक आपको नहीं मिलेंगे। तो आसान शब्दों में एकदम आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पादप और जंतु कोशिका को किस तरह से अलग करेंगे। तो पादप कोशिका में एक बड़ा एक रिक्ति, ये पादप कोशिका का डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ये एनिमल सेल। तो पादप कोशिका में क्या होगा? एक बड़ी रिक्तिका आपको मिलेगी, जिसका उपयोग भंडारण कोशिका के
कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत पशु कोशिका में कई छोटे छोटे रिक्तिकाएं मिलती है, कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो इसके बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, साथ ही एक कोशिका झिल्ली भी होती है। इसमें सिर्फ कोशिका, एनिमल सेल में सिर्फ कोशिका झिल्ली मिलती है, पशु कोशिका जिसे हम कहते हैं ना। जंतु कोशिका में सिर्फ क्या मिलती है, एक कोशिका झिल्ली मिलती है, जबकि पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली भी मिलती है और कोशिका भित्ति भी मिलती है। इसके अलावा पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते। यहाँ पे क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। 3-4 चीजें देखो इजी में मैं बताती हूँ। जो पशु कोशिका है, या हम यहाँ पे जंतु कोशिका कहते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, जबकि छोटे जो जंतु कोशिका है उसके अंदर काफी सारी वैक्यूल मिलती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। एकदम आसान से आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये 3 अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब देखते हैं, अभी हम समझ चुके हैं, सिर्फ अब रीडिंग करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मोर एवर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में फिर बताती हूँ, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट अ प्लांट सेल फ्रॉम अ एनिमल सेल? आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सभी सब्जेक्ट के 9th क्लास के सैम्पल पेपर बनाऊं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखो, अ प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज सिंगुलर वैक्यूल दैट इज यूज फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉलर वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या है, लार्जर वैक्यूल है, एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल है। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है। एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास में होती है। इन प्लांट सेल के पास में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इन सेल वॉल सराउंडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल डू नॉट कंसिस्ट टू द सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप और कमेंट करिएगा कि और किस किस चीज़ के सैम्पल पेपर आप चाहते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू गाइज।